सबसे हरा भरा प्रदेश माना जाता था। कहते थे एक प्राकृतिक घटना के कारण सरस्वती नदी की जो सहायक नदियां उस समय हुआ करती थी, यमुना, सिंधु आदि ने अपना रुख बदला। सरस्वती नदी सूख गई, राजस्थान से होते हुए खंबात की खाड़ी तक पहुंचती थी और आपने देखा उसके बाद देश का सबसे हरा भरा क्षेत्र आज सूखे की चपेट में रहता है। बड़ा भूभाग उसका रेगिस्तान बन चुका है और जल की एक एक बूंद के लिए वहाँ पे लोगों में कितनी तड़प होती है, आज हम वहाँ की पीड़ा को नज़दीक से जब महसूस करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन इस सब के बीच भी राजस्थान में वहाँ के विभिन्न संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा होती है वह जैसलमेर है और जैसलमेर में जल संरक्षण के कार्य वहाँ के लोगों ने आज से नहीं 400, 500, 700 वर्ष पहले एक एक बूंद वर्षा की कैसे संरक्षित की जा सकती है उसका मॉडल उन्होंने वहाँ पर करके दिखाया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब कुछ डरावनी रिपोर्ट आई थी और खासतौर पर जहां पर जब हम लोग प्रत्येक भारतवासी प्रातःकाल उठने के साथ ही अपनी 7 पवित्र नदियों का स्मरण करते हैं, तो उनमें से हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि उनमें से प्रथम 2 नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में हैं और दोनों का संगम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता के लिए जो एक अभियान प्रारंभ किया, आज उसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। जो चुनौती हमारे सामने है और उन चुनौतियों के कारण ही आज जो स्थिति है उसमें से एक समय ऐसा भी आया था जब प्रदेश के अंदर 287 विकास खंड में प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर से अधिक की गिरावट देखने को मिली थी और 77 ऐसे विकास खंड थे जिसमें 1 मीटर तक प्रतिवर्ष भूजल स्तर में गिरावट देखने को मिली थी। आप अनुमान कर सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। सन 2000 में 745 विकासखंड ऐसे थे जो यानी लगभग 825 में से 823-24 में से 745 विकासखंड ऐसे थे जो सुरक्षित स्थिति में थे, लेकिन इनकी संख्या घटी है। यह सच है कि पिछले 4-5 वर्षों के दौरान हम लोगों ने जो कुछ प्रयास किया है तो क्रिटिकल से हम उसको सेमी क्रिटिकल तक तो पहुंचाए हैं। जो एकदम डार्क जोन में आ चुके थे उससे उसको उभारने का कुछ प्रयास हुआ है, लेकिन पिछले 20 वर्षों के डाटा आंकड़ों को अगर जब हम देखते हैं तो 20 वर्षों के आंकड़े एक डरावनी तस्वीर इस क्षेत्र में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और इसलिए जल संरक्षण की इस आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया था,
तो प्रदेश के जिस 10 जनपदों को इसके लिए चयन किया गया था, उन 10 जनपदों के साथ ही प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में और सभी 826 विकास खंडों में हम इसे एक साथ लागू करेंगे, इस विश्वास के साथ यह भूजल योजना को लागू करने का जो कार्यक्रम बना था, आज उसके कुछ सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें इसमें बहुत कुछ अभी करना है। मुझे 2 वर्ष पहले चित्रकूट में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने वहां पर भी एक मॉडल देखा था, जो कैसे हम वर्षा के जल के संचयन की बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। मैंने वाराणसी में भी देखा था। वाराणसी मॉडल के रूप में हम लोगों ने इसे लिया था कि अक्सर हम देखते हैं कि हैंडपंप हम लोग पानी निकालने के लिए उपयोग करते हैं। एक समय के बाद वो हैंडपंप निष्प्रयोज्य हो जाता है। उस हैंडपंप का उपयोग वर्षा जल के संचयन की दिशा से कैसे हो सकता है, एक मॉडल वाराणसी में भी इसका एक बनाया था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के मॉडल बनाए जा सकते हैं। हम सब भी उसमें सहभागी हो सकते हैं। मेरा ये मानना है, जो फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित जनपद हैं प्रदेश के अंदर, इनका कारण भी है भूगर्भीय जल का अतिदोहन। अगर एक समय के साथ हम जल संरक्षण की बेहतरीन तकनीक को अपना करके अपने स्तर पर इस प्रयास को आगे बढ़ाना प्रारंभ करेंगे, आप देखना खारा पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड से जुड़ी हुई समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर शुद्ध पेयजल किसी व्यक्ति को पीने के लिए प्राप्त हो रहा है, तो उसकी आधी से अधिक बीमारी भी समाप्त हो जाएगी। मैंने इन बातों को देखा है, बहुत नजदीक से मैंने महसूस किया है। मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश से 5 बार सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैं इस बात को देखता था वहां पे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7-8 जनपद ऐसे थे जहां पर हर वर्ष इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। जुलाई से लेकर के नवंबर तक 1,500 से लेकर 2,000 मौत बच्चों की होती थी, व्यापक पैमाने पे होती थी। कोई उपचार नहीं था। सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंगता था। हम लोग चिल्लाते रहते थे। ये सिलसिला 40 वर्षों तक चलता रहा। 21 वर्षों तक तो किसी सरकार ने इसका संज्ञान भी नहीं लिया। 1998 में जब पहली बार मैं मेडिकल कॉलेज के विजिट में गया था, और मैंने देखा वहां पर एक एक बेड में 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं। उनकी मौत हो जाती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर उपचार से थोड़ा कोई ठीक हो भी गया तो शारीरिक या मानसिक रूप से कभी ठीक नहीं हो पाता था, दिव्यांग हो जाता था। 40 वर्षों से यह सिलसिला चलता रहा। 2017 में जब हम लोग आए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी, तो मेरे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि मैं स्वयं ही 1997-98 से इसके खिलाफ लड़ता रहा। संसद के सत्र में, हर सत्र में इस मुद्दे को उठाता था। उपचार के लिए मांग करता था, टीकाकरण की मांग करता था, लेकिन उपचार है क्या, किसी को पता भी नहीं था। इस पे लगातार काम करते करते अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि हम लोगों को यहां की जीवन पद्धति को, व्यक्ति को अपने जीवन पद्धति को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और इसका कारण क्या है? 2017 में हम लोग आए, तो 17 में आने के बाद मैंने स्वास्थ्य की सुविधाओं को वहां पे स्ट्रेंथन तो करने का प्रयास किया। ये
लेकिन मैं इससे भी महत्व इस बात को मानता था कि हमें वहां पे लोगों की सामान्य दिनचर्या और उनकी कार्य पद्धति में, उनके रहन सहन की पद्धति में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। रहन सहन और सामान्य जीवन पद्धति में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर जब मैंने अंतर विभागीय समन्वय समिति बनाई तो दो चीजों पर हमने फोकस किया था। एक स्वच्छता पर और दूसरा शुद्ध पेयजल पर। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि अगर साफ सफाई है और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति है तो इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब इस अभियान को आगे बढ़ाया गया, हर घर में जिसके पास अपना स्वयं का टॉयलेट नहीं था, एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर परिवार के पास एक एक टॉयलेट बनना। और जो संभावित क्षेत्र थे जहां पर, जिन गांवों में, जिन मोहल्लों में इस प्रकार के बच्चे निकलते थे, उन क्षेत्रों में पाइप पेयजल की स्कीम को लागू करना। पाइप पेयजल की स्कीम को वहां पे हमने लागू किया। जहां पर पाइप पेयजल की स्कीम में देर थी तो वहां पर हम लोगों ने पेयजल के लिए कुछ अवेयरनेस के कार्यक्रम भी बनाए। भाई ठीक है, हैंडपंप ही है, लेकिन इस पानी को उबाल करके आप पीजिए, जल का दुरुपयोग रोकिए। अब आश्चर्य करेंगे कि 40 वर्षों से जो एक समस्या बनी हुई थी, हर वर्ष 1200, 1500, 2000 तक बच्चों की मौत होती थी, 3 वर्ष में मौत के आंकड़े घट करके 95% कम हो गए हैं। अब आश्चर्य करेंगे, वहां पर इंसेफ्लाइटिस से मैं इस बार 2 बार वहां से विजिट करके आ गया हूं। इस समय कोई नहीं कह रहा है वहां पे कि इंसेफ्लाइटिस कोई मुद्दा ही नहीं इस समय वहां। और केवल उसी में नहीं, आखिर डायरिया का कारण क्या है? बहुत सारी ऐसी जलजनित बीमारियां होंगी, लेकिन ये शुद्ध पेयजल आपको मिलेगा तब जब आपके पास जल संरक्षण के लिए उचित जल संसाधन होगा, और उस पर हमें ध्यान देना होगा। आप देख रहे होंगे बरसात का समय है, खूब बारिश होती है और बरसात का ज्यादातर पानी बह करके निकल जाता है। हम लोगों ने कानून बनाया है, सरकारी भवनों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था लागू की है। विकास प्राधिकरणों से इस बारे में कहा कि आप लोग नक्शा पास करने के लिए कुछ मानक तय करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक व्यवस्था बनाइए, उसको भी हम लोगों ने लागू किया है। लेकिन कोई भी कार्यक्रम, कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह जन आंदोलन का हिस्सा न बने। एक एक नागरिक की सहभागिता जब तक उसके साथ नहीं जुड़ जाती है, तब तक उसको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाना हमेशा एक चैलेंज होगा, एक चुनौती बनी रहेगी। और यह जो आयोजन है भूजल सप्ताह का, यह इसी के साथ जोड़ करके हम लोगों ने बनाया है। अनेक इसके आयाम हो सकते हैं। बहुत सारी जगह जो पुराने तालाब थे, उन तालाबों के संरक्षण की, उनकी फिर से खुदाई की, खेत तालाब की योजना बुंदेलखंड में, प्रदेश के अंदर अन्य जगहों पे लागू की गई। चेक डैम के माध्यम से भी बहते हुए पानी को, बहाव को रोक करके जल संरक्षण के कुछ नए उपाय अपनाने के प्रयास हुए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हुए हैं। पुराने तालाब और कुओं को डिसिल्टिंग करके उनके संरक्षण के भी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भी, शासकीय स्तर पर भी, समाज के सहयोग से भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अन्य तमाम प्रकार से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। साथ साथ सरकार के स्तर पर वृक्षारोपण का भी एक बृहद अभियान प्रारंभ किया गया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि
हम लोगों ने 2017 से अब तक प्रदेश के अंदर जुलाई प्रथम सप्ताह में वृक्षारोपण महाअभियान के कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ वृक्षों का अब तक प्रदेश के अंदर उन्हें लगवाने की कार्रवाई संपन्न की है। हर बार उसकी संख्या बढ़ती गई। कोरोना कालखंड में विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी, विगत वर्ष लगभग 26 करोड़ वृक्षारोपण हुए हैं और इस वर्ष कोरोना के बावजूद भी 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है। अभी मैं जल पुरुष से बात कर रहा था, राजेंद्र सिंह जी ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और उनकी चिंता भी है, क्या हम गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ कार्य कर पाएंगे। और जो कार्य हुए हैं, आप याद करिए, जो गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, विगत वर्ष फरवरी माह में हमारी सरकार ने 2 यात्राएं निकाली थी। एक यात्रा बिजनौर से चली थी और एक यात्रा बलिया से चली थी। इन 2 यात्राओं के माध्यम से गंगा नदी की पवित्रता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। उसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने रखे। एक जागरूकता का रखा था, दूसरा गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में जितनी भी खेती बाड़ी होगी, क्या हम उस खेती को जैविक खेती के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार ने उसके लिए एक अलग से स्कीम बनाई। जो भी किसान अपने खेतों में खेत के मेड़ पर फलदार वृक्ष लगाना चाहेगा, हम वृक्ष फ्री में देंगे। गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्र में एक निश्चित दूरी तक के खेतों में जो केवल फलदार वृक्ष लगाएगा और इस बात के साथ कि सभी बिना किसी केमिकल और फर्टिलाइजर के जैविक पद्धति से इस बागवानी को आगे बढ़ाना चाहता है, सरकार ने 3 वर्ष तक उसे अनुदान के साथ जोड़ने के लिए और फ्री में फलदार वृक्ष उपलब्ध कराने के लिए उनको अपने साथ जोड़ा है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया, गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में और अन्य प्रमुख नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण हो। वृक्षारोपण एक अभियान, एक औपचारिकता न बने। छायादार वृक्ष हों, फलदार वृक्ष हों, औषधि युक्त वृक्ष भी हो सकते हैं, इमारती लकड़ियों के भी हो सकते हैं। जो एक औपचारिकता होती थी कि यूकेलिप्टस लगा दो, पॉपुलर लगा दो, उसी को गिन लेते थे। हम लोगों ने कहा नहीं, यूकेलिप्टस और पॉपुलर को इससे बाहर कर दीजिए। इसको इंडिविजुअल अगर किसी को लगाना है वो अपना लगाए, सरकार देगी। पीपल, बगत, पाकड़, नीम, बीजू आम या फिर उस प्रकार के वृक्षों को देगी और वो पौध हमारी नर्सरियों में तैयार होगा। हमें पहले वर्ष, दूसरे वर्ष अन्य नर्सरियों से पौधे खरीदने पड़े थे। शेष जितना भी पौध हमारे पास आई वह शासकीय नर्सरियों में ही हम लोगों ने 35-35 करोड़ तक तैयार की और व्यापक पैमाने पे उसको हम लोगों ने किसानों को, विद्यार्थियों को, अलग अलग विभागों को भी वितरित किया। संरक्षण की व्यवस्था भी की। केवल वृक्ष लगा देना मात्र नहीं था, उसकी सुरक्षा भी आवश्यक था। थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसके लिए नामित किया और उनसे कहा गया कि भाई आप इसको देखेंगे, इसका सर्वे करेंगे, रिपोर्ट दीजिए, हमें रिपोर्ट दीजिए। अच्छे परिणाम सामने आए। व्यापक पैमाने पे कार्य करना होगा, लेकिन मेरा यह मानना है हर एक नागरिक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जल संरक्षण को प्रत्येक नागरिक को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको फालतू
जाने दें। वर्तमान में हर घर नल की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से पूरे देश के अंदर लागू हो रही है। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने पहले चरण में बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में इस योजना को लागू कर दिया है। आर्सेनिक, फ्लोराइड, इंसेफ्लाइटिस प्रभावित क्षेत्रों में यह योजना, या खारा पानी से प्रभावित क्षेत्रों में यह योजना हमारी लागू होने वाली है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक 50,000 राजस्व गांवों तक हम इस योजना को लेकर के जाएं। लेकिन हर घर तक नल की योजना पहुंचा करके हर घर तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ ही आपकी जिम्मेदारी और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि हमारे घर में नल का पानी आ गया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम दिन भर नल का पानी खुला छोड़ के रखते हैं। मैं भी देख रहा था, बहुत सारे मॉडल बने हुए हैं, और आपसे भी मैं आग्रह करूंगा आप जाकर के देखें घर के वेस्ट वाटर को फिर कैसे रीयूज किया जा सकता है। हमें उन पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। बरसात के जल के संरक्षण के लिए क्या क्या नई तकनीक आई है, उनमें से किसी एक को या उसमें और भी संशोधन करके किसी एक को आप आसानी से अपने आप ही लागू कर सकते हैं। हर एक जगह संभावनाएं हैं, उन नए संभावनाओं को आप भी अपने तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हर एक जगह की परिस्थिति, वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग होंगी, उसके अनुरूप आप भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है अगर ये कार्यक्रम आपका आगे बढ़ेगा तो हम लोग, जब तक गंगा मैया की, यमुना मैया की कृपा है, प्रदेश के अंदर पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। भूजल सप्ताह समारोह में वो बोल रहे हैं और एक ही अपील कर रहे हैं कि पानी को बचाना होगा। रुक रहे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, चल लौट रहे हैं।